हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों का अध्याय 12 चालू होना था, है ना? ठीक है, अध्याय 12 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सांख्यिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सांख्यिकी पढ़ना है। ठीक है, सांख्यिकी में सबसे पहले तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सांख्यिकी क्या होती है, उसके बाद सांख्यिकी के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे। फिर मैंने जो 3 प्रकार लिखे इनके बारे में बारी बारी से आपको बताएंगे। फिर इसके बाद किस पे चलेंगे? क्वेश्चन पे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो सबसे पहले हमारे लिए जो मेन है कि सांख्यिकी क्या होती है, ये बताओ। किसी को कुछ पता है? बताओ 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 बताओ, किसी के है कुछ दिमाग में? नहीं है? देखो, सांख्यिकी कुछ नहीं होता। अच्छा, आप एक जीवन लाइफ से समझो। जैसे एक क्लास में, आपकी क्लास में जैसे मैं बोलूँ कि 60 लड़के हैं, उनके अलग अलग नंबर आए हुए हैं। अब आपसे कहा जाए कि एक ऐसा डाटा हमें तैयार करके दो जिससे कम समय में हमें ये पता लग जाए कि किस बच्चे के ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने हैं। मतलब ज्यादातर 60 बच्चों में ज्यादातर बच्चे कितने हैं जिनके जो है 30 से 40 के बीच में नंबर है, मिडिल में। क्या करोगे आप एक तरीके से पुरानी जब सांख्यिकी नहीं बनी थी तब क्या हुआ करता था कि एक पूरी लिस्ट बनाई जाती थी। लिस्ट में हर बच्चे का नाम लिखा जाता था, सीक्वेंस किया जाता था, फिर उसके नंबर लिखे जाते थे। इस प्रकार से उस पूरे आंकड़े को स्टडी करना पड़ता था। तो बहुत समय लगता था। क्या लगता था? बहुत समय लगता था। किसमें? अगर हम सांख्यिकी के बिना आंकड़ों को दर्शाते हैं। तो क्या किया कि जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया कि सांख्यिकी को इन्वेंट किया। इसमें क्या होता है कि जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनको हम लोग ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आलेखीय निरूपण किया जाता है। अब आलेखीय निरूपण 3 प्रकार का हो सकता है। देखो, आपको इसमें 3 है, बाकी इसमें बहुत सारे पाई चार्ट भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो आपको भी 3 ही पढ़ने हैं। एक दंड आरेख होता है जिसको बार ग्राफ कहते हैं, और एक आपका एक आयत चित्रण होता है, और एक बारंबारता बहुभुज होता है। तो ये 3 प्रकार से आपको सीखने कि हम आंकड़ों को 3 प्रकार से, 3 प्रकार मतलब इसमें हम इनको कैसे निरूपित कर सकते हैं। ये अलग अलग विधियां हैं, आप किसी से भी कर दो, जो व्यक्ति को सरल लगती हैं वो उसमें क्या करता है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सांख्यिकी आपको समझ में आए कि सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी कुछ नहीं हो, आलेखीय निरूपण। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इसका इंग्लिश ग्राफिक मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? चित्र के रूप में दर्शाना, आंकड़ों को चित्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं? तो सांख्यिकी आपको जो पढ़ने हैं वो 3 प्रकार के पढ़ने हैं। दंड आरेख होता है, आयत चित्रण होता है, और बारंबारता बहुभुज होता है। अच्छा, इसका नाम आपने सुना होगा, बारंबारता। क्या होती है बारंबारता? कुछ पता है आपको? हाँ, टैली चिन्ह होते हैं। ठीक है, टैली चिन्ह में 4 को कैसे लिखा जाता है? टैली चिन्ह में ऐसे करते हैं 4 बार 1। वेरी गुड, दोबारा से पता है 5 नीचे से 4। जब 5वां करना होता है तब क्या करते हैं? 4 लाइन खींचते हैं और एक ऐसे काट देते हैं, है ना? ये होता है टैली चिन्ह। लेकिन आपको टैली चिन्ह और रोमन अंक में थोड़ा सा जरा सा अंतर। रोमन में ये जो इसको आई बोलते हैं, कुछ भी जो भी इस तरीके का खड़ा सिंबल है, ये 3 बार रिपीट होता है। कितनी बार होता है? लेकिन बारंबारता चिन्ह में कितनी बार रिपीट हो जाता है? 4 बार। देखो, जैसे 3 की मैं रोमन पूछूं तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3, ये बताओगे आप? ऐसे लिखे भी हमने, बिंदी भी लगा दो, चलो ठीक है। लेकिन 4 को ऐसे बारंबार ऐसे मत कर देना। किसमें है? रोमन में। ये टैली चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? टैली चिन्ह होते हैं। आपको पता है जो क्रिमिनल होते हैं, जो साइबर अटैक करने वाले होते हैं, वो किस सिंबल का प्रयोग करते हैं पता है आपको? टैली चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टैली चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप अपना टैली चिन्ह के बारे में मत जानो, आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करो। तो हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है? सांख्यिकी पढ़ना है, उसके निरूपण पढ़ना है। तो इतनी चीज समझ में आएगी आपको। अब हम पहले इसको समझाएंगे, फिर इसको समझाएंगे, फिर इसको समझाएंगे। जब तीनों समझ जाओगे फिर इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद बताते हैं दंड आरेख क्या होता है, बार ग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है। देखो, इसको और जानने से पहले थोड़ा सा दे दूं कि इसको मोस्ट में रखना, क्योंकि ये आपको इसमें कंपटीशन में भी बढ़िया अच्छा खासा वेटेज लेके आता है, बार ग्राफ। ठीक है, नोट कर लो, फिर बार ग्राफ में समझाते हैं कि क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अध्याय 2 के। जो हमने अभी सांख्यिकी की 4 पार्ट्स बताए थे, 3 पार्ट्स बताए थे, उसमें से पहला पार्ट क्या था हमारा? दंड आरेख। ठीक है, दंड आरेख क्या होता है? ये परिभाषा पूरी इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, आपको ये समझना है कि दंड आरेख बने कैसे हैं, बाकी इसमें समझना कुछ नहीं है।
परिभाषा सिर्फ आपको बताने के लिए बताइए कि परिभाषा कहते हैं किसको। तो अक्षय खड़े हो जाओ, इसको पढ़ के बताओ, फिर हम इसको समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक अक्ष मतलब ये पॉइंट आपको पकड़ने लायक है। हम्म हम्म चरों के मान पर निर्भर की जाती है, ठीक है। अब समझना, देखो कहा क्या है, अब हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान के चलो कि एक विद्यालय की एक कक्षा 10वीं या 9वीं में, जैसे क्वेश्चन दिया गया कक्षा 9वीं में 40 विद्यार्थी हैं, उनके अलग अलग महीने में जन्म हुए होंगे, जाहिर सी बात है, कोई एक ही महीने में थोड़ी ना जन्म हुए होंगे, कोई जनवरी में जन्मा होगा तो कोई फरवरी में, जैसे मेरा जुलाई में आता है, राशि तुम्हारा दिसंबर में आता है, अक्षय तुम्हारा जुलाई में। तो देखो जुलाई अगस्त कंफ्यूजिंग है ना। तो ऐसे ही जब 40 बच्चे होंगे, उन्होंने से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो जनवरी में ही हो गए होंगे 2-4, फिर फरवरी में 1-2 हुए होंगे, मार्च में, इस तरीके से कुछ ना हो। तो एक प्रिंसिपल ने अपने एक अध्यापक से कहा कि मुझे बार ग्राफ बताओ, मतलब दंड आरेख बता के बताओ कि आपके जो 40 बच्चों की विद्यार्थियों की जो कक्षा है, इसमें किन किन महीनों में कितने कितने बच्चे जन्मे हैं। तो टीचर ने ये बार ग्राफ बना के दिखाया। अब ये बार ग्राफ बनाने पर उसको क्या चीज मालूम होनी चाहिए, वो चीजें हम ऊपर दी हुई है जो हमें सीखनी है। देखो हमें क्या सीखना है कि आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्राय है एक अक्ष। अच्छा आपने 2 डायमेंशनल तो पढ़ा ही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष कौन होती है, ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है, यही होता है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। एक अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले समान चौड़ाई के दंडारेख खींचने हैं। मतलब एक्स अक्ष पे हम क्या खींचते हैं, समान चौड़ाई के दंडारेख, मतलब इनके जो बीच में चौड़ाइयां हैं, इनकी मतलब जैसे एक मान लो ये भी दंडारेख है, तो इतने ही चौड़े होने चाहिए दंडारेख। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल दुबला पतला हो गया और कुछ काफी मोटा कर दिया, समान चौड़ाई होनी चाहिए, ये दंडारेख की शर्त है, ठीक है। समान चौड़ाई के दंडारेख खींचे जाते हैं जिनके बीच बराबर बराबर दूरियां होती हैं। अभी तक जो ऊपर लाइन उसने कही है वो दंडारेख की मोटाइयों को, मतलब वो दंडारेख की मोटाई को या चौड़ाई जो भी कहना चाहो समान कहिए, लेकिन आप जो दूसरी लाइन पे ये बोल रहा है ना कि जिनके बीच बराबर बराबर दूरियां होनी चाहिए, मतलब ये जितनी भी दूरियां कैसी होनी चाहिए, समान। ऐसा नहीं है कि एक दंडारेख हिया फिर एक हिया फिर दूसरा का चपका दिया, नहीं, एक बराबर दूरियां होनी चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है। अब इसने और कहा है आगे, चर के मान दूसरे अक्ष पर दिखाए जाते हैं, मतलब जो भी चर के हमारे मान होते हैं वो दूसरे अक्ष मतलब वाई अक्ष पे दिखाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपकी विद्यार्थियों की संख्या है जो वाई अक्ष पे दर्शाई गई है। और इन्हीं पर देखो दंड आरेख की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है। मतलब ये जो दंड आरेख है आपके, ये इनकी ऊंचाइयां किस पर निर्भर करती हैं, ये चरों पर निर्भर करती है। किन पे निर्भर करती हैं, ये चरों पे निर्भर करती हैं, ठीक है। अब बात समझना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। उन्होंने एक दंडारेख प्रस्तुत किया। अब इस दंडारेख के माध्यम से मैं क्या बताना चाहते हैं कि जनवरी में 3 बच्चे, देखो ये महीनों की संख्या है कि नहीं है, सॉरी ये विद्यार्थियों की संख्या है कि नहीं, तो जनवरी में कितने विद्यार्थी पैदा हुए थे, 3, फरवरी में 4, मार्च और अप्रैल में 3 2 या 3 जो भी है, फिर मई जून जुलाई, इसी तरीके से देखो मई में 6 लड़के पैदा हुए, जून जुलाई में आपके 3 और 4 पैदा हुए, अगस्त में आपके तकरीबन 6-7, इस तरीके से। तो ये जो आपके यहाँ से लंबाई, जब आप एक बार ग्राफ की कॉपी आती है, जब उस पे इस तरीके से बनाओगे ना तो ये परफेक्ट आंकड़े आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे लाइनिंग वगैरह तो है नहीं, जो बार ग्राफ की किताब होती है ना उसमें बारीक बारीक लाइनें बहुत होती हैं, तो वही सारी चीजें आंकड़े कलेक्ट करने में मदद करती हैं। तो दंड आरेख आपको समझ में आया। चलो अब इसको नोट कर लो और ये चित्र वगैरह बना लो, फिर इसके बाद हम आयत चित्रण बनाते हैं जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। नोट कर लो जल्दी से।